कक्षा 11 फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर 3 आज हम पढ़ाएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको डायमेंशन पढ़ाया था, उसके उदाहरण भी बताए थे। अब इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस, जिसे सदिश विश्लेषण भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण ये पाठ आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम जानेंगे, इसमें हेडिंग है ये शुरू में ही सदिश और अदिश। तो पहले हम जानेंगे अदिश क्या है। अदिश राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, इसका डेफिनेशन आप देखेंगे यहाँ पे, यानी ऐसी भौतिक राशि जिसको निरूपित करने के लिए केवल हमारे पास परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि शब्द में लिखा है अदिश, अ माने नहीं, दिश माने दिशा। यानी ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए या निरूपित करने के लिए हमारे पास केवल एक परिमाण होना चाहिए। परिमाण माने होता है मात्रा। परिमाण मीन्स होता है मात्रा, अर्थात कोई गिनती होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कोई गिनती होनी चाहिए और उसमें दिशा न हो, तो उसी को कहते हैं अदिश राशि। तो परिभाषा लिखिए आराम से कि ऐसी भौतिक राशि जिसे पूर्णतया निरूपित करने के लिए, ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण, ब्रैकेट में मात्रा, परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। फिर से देखिए परिभाषा, ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। आपके किताबों में परिभाषा लिखा भी गया होगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, कौन कौन ऐसी राशियां हैं जो अदिश में आती है। तो पहला है आपका समय। समय एक अदिश राशि है। समय कोई आपसे पूछता है तो आप उसकी मात्रा बताते हैं कि 9:35 मिनट, 10:40 मिनट हो रहा है। ये नहीं बताते हैं कि पूर्व की ओर हो रहा है कि उत्तर की ओर हो रहा है। तो इससे जिसमें केवल हमें गिनती बोल के छोड़ देना है, अंक बोल के छोड़ देना है, यानी मात्रा बोलना है, परिमाण, वही होता है आपका अदिश। समय है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा, ताप, दाब, द्रव्यमान इत्यादि, ये सभी राशियां आपकी अदिश कहलाती है। अब हम चर्चा करेंगे सदिश राशि। सदिश, जैसा कि शब्द में ही लिखा है, स माने सहित, दिश माने दिशा, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। प्रायः सदिश को इस पाठ में वेक्टर ही शब्द बोला जाएगा, क्योंकि एक फेमिलियर और परिचित शब्द है वेक्टर। लोग इस पाठ को वेक्टर ही बोलते हैं कि वेक्टर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए सदिश को आप वेक्टर कहते हैं तो वेक्टर ही बोला जाता है प्रायः। वेक्टर मीन्स होता है सदिश। तो देखिए, जैसा कि हेडिंग में ही अर्थ आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसी भौतिक राशि जिसे पूर्णतया निरूपित करने के लिए हमारे पास परिमाण और दिशा, परिमाण तो उसमें होगा ही मात्रा, प्लस दिशा, दोनों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशि। यानी ऐसी भौतिक राशि जिसे पूर्णतया निरूपित करने के लिए हमारे पास परिमाण और दिशा
दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। इसका डिफिनेशन यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप किताबों में देख के इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। फिर हम धीरे धीरे बोल दे रहे हैं, लिखना है तो धीरे धीरे लिखते रहिए। ऐसी भौतिक राशि जिसे पूर्णतया निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। तो सदिश राशि का उदाहरण है विस्थापन, जबकि दूरी जो है वो अदिश राशि है। विस्थापन हुआ वेग, एक चाल भी आता है, चाल अदिश में आता है। दूरी अब चाल अदिश है, जबकि विस्थापन वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र इत्यादि, ये आपके सदिश में आते हैं। कौन कौन? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र इत्यादि। विस्थापन में निश्चित दिशा होती है, यानी हमें कहां से कहां तक चलना है, प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक चलना है। इसमें एक सरल रेखा दिशा होती है, सरल रेखा होती है। यानी इसमें हम दूरी में दिशा नहीं, तो दूरी अनिश्चित मार्ग से होता है, लेकिन विस्थापन निश्चित मार्ग से होता है। इसलिए इसमें दिशा होती है कि प्रारंभिक स्थान से लेकर अंतिम स्थान तक हमें सीधे में चलना है। इसलिए विस्थापन आपका सदिश है। अब हम चर्चा करेंगे सदिश को अगर हम निरूपित कर सकते हैं सदिश को दिशा के द्वारा, तो सदिश राशियों का निरूपण होता कैसे है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। हेडिंग है सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियों का निरूपण। तो देखिए, सदिश राशियों को निरूपित करने का सबसे आसान तरीका है कि इसे हम एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे एक तीर लगा देते हैं, यही सदिश राशियों का निरूपण है, जिसमें तीर की जो लंबाई होती है ये परिमाण को बताता है, और तीर की जो नोक होता है, ये नोक ये दिशा को व्यक्त करती है। यानी सदिश राशियों को हम एक तीर के द्वारा दिखा देंगे तो उसमें इसकी लंबाई परिमाण में आ जाएगा और इसका नोक जिधर है वो दिशा में आ जाएगा। तो इस तीर के दो भाग होते हैं, एक होता है पिछला भाग, इसका पुच्छ, और जो नोक वाला ये भाग है इसे कहते हैं शीर्ष। यही सदिश राशियों का निरूपण है। तो जैसे किसी भौतिक राशि, मान लो कोई भौतिक राशि ए नामक भौतिक राशि है, इसे अगर हमें सदिश रूप में दिखाना है, सदिश रूप में इसे बोलना है, तो इसके ऊपर हमें एरो ऐसे लगाना पड़ेगा। तो इसे हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। पढ़ने का इसका तरीका है वेक्टर ए, अर्थात यह ए नामक भौतिक राशि एक सदिश राशि है। जिसके ऊपर वेक्टर नहीं, तीर नहीं लगा है, वो अदिश कहलाएगा। जिसके ऊपर तीर लगा है वो सदिश कहलाएगा। तीर की लंबाई परिमाण को और तीर की नोक दिशा को व्यक्त करेगा। अब हम बात करते हैं कि सदिश के प्रकार की, सदिश कितने प्रकार का होता है। तो वेक्टर के प्रकार आप ले सकते हैं या सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, तो सदिश जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सदिश कई प्रकार के होते हैं। सदिश कई प्रकार के होते हैं। तो पहला है, हेडिंग में हेडिंग लिख लेंगे, समान सदिश, जिसे इक्वल वेक्टर बोलते हैं। यानी दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जो परिमाण और दिशा में समान हो। दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जो परिमाण और दिशा में समान हो, उसे समान सदिश कहते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर
दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जो परिमाण और दिशा में समान होते हैं उसे समान सदिश कहते हैं। समान सदिश कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक तीर ये है समांतर रूप में, दूसरा तीर ए है, तीसरा तीर आपके सामने ऐसे बना हुआ है, तीनों समांतर है आपके, तो समान वेक्टर समांतर वेक्टर भी कहलाते हैं। तो पहला वेक्टर इसे हम ए मानते हैं कि ए वेक्टर है। दूसरा वेक्टर यहाँ लेते हैं, इसके ऊपर तीर लगाया, बी वेक्टर हो गया। तीसरा वेक्टर यहाँ लेते हैं, ये सी वेक्टर हो गया। देखिए तीनों वेक्टर का दिशा एक ही हो रहा है। अब तीनों के तीर की लंबाई समान है, इसलिए ये तीनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? समान वेक्टर कहलाएंगे। अर्थात इसे हम भाषा में लिखना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी और वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। तो इसे बराबर सदिश भी कहते हैं या समान सदिश, क्योंकि तीनों बराबर है यहाँ पे परिमाण में, तो इसे बराबर सदिश भी बोलते हैं। कहीं कहीं किताबों बराबर सदिश भी लिखा रहता है, इक्वल वेक्टर। तो देखिए अगला है असमान सदिश। इसी का जस्ट विपरीत है असमान सदिश। हेडिंग है असमान सदिश। तो इसकी भी परिभाषा थोड़ा सा चेंजिंग करना है। शुरुआत में तो सही है कि दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जो परिमाण में समान, यहाँ लिख देंगे जो परिमाण में समान होंगे, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होंगे। परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, उसे असमान सदिश कहते हैं। उसे असमान सदिश कहते हैं। आपके किताबों में इस पर लिखा गया है, आप परिभाषा इसका किताबों से भी देख सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि केवल दिशा को चेंज कर देना है। देखिए दो वेक्टर की दिशा एक ही ओर है, अब यहाँ पे जो बीच का वेक्टर बी है इसकी दिशा बदल गई, इसकी दिशा जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर सी तो बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल किसके है? बी के, अर्थात बी जो है इनके इक्वल में नहीं है। तो ये हो गया असमान सदिश। इसे विपरीत सदिश भी कह सकते हैं आप, क्योंकि विपरीत दिशा की इसमें चर्चा की गई है। इसे विपरीत सदिश भी कहते हैं, विपरीत सदिश। अब बात आती है एकांक वेक्टर। अगला इसमें प्रकार है एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर जिसे कई नामों से जाना जाता है। एकांक वेक्टर को आप मात्रक वेक्टर भी कहते हैं। मात्रक वेक्टर, इंग्लिश में इसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर शब्द से ही एकांक में होता है एक, अर्थात इसको आप डेफिनेशन में कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर या सदिश जिसका परिमाण केवल एक हो, गिनती में केवल एक हो, उसे एकांक वेक्टर या मात्रक वेक्टर कहते हैं। मात्रक वेक्टर कहते हैं। हाँ, एक बात इसमें अलग से है कि एकांक वेक्टर का जो नोटेशन है, जो इससे संकेत करते हैं, वो एक टाइप से करते हैं। अर्थात ए लिख करके इसके ऊपर ऐसे टाइप लगा देते हैं, टाइप में टोपी। जैसे बी वेक्टर को हमें एकांक दिखाना है, इसके ऊपर टाइप ऐसे लगा देते हैं। तो इस प्रकार से एकांक वेक्टर का संकेत है ए टाइप, बी टाइप से इसे पढ़ते हैं। तो परिभाषा एक बार फिर से देख लेंगे। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण केवल एक हो, उसे एकांक वेक्टर या मात्रक वेक्टर कहते हैं। इसे हम एक टाइप, बी टाइप से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे अन्य वेक्टर को भी टाइप लगा के आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो हुआ एकांक वेक्टर।
हाँ, इसे परिमाण रूप में ऐसे भी दिखाया जाता है। आप अगर कैप नहीं लगाते हैं तो वेक्टर ए के ऊपर तीर लगा के ये मॉडुलस का चिन्ह लगाना पड़ेगा बगल में, इसका परिमाण ए लिखना पड़ेगा। ये एकांक वेक्टर का मान है जो आपको परिमाण के रूप में दिखाया गया है। हाँ, अगर ये पाई आप नहीं लगाते हैं, मॉडुलस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो आपको ए के ऊपर कैप लिखना पड़ेगा। ये तो हो गया एकांक वेक्टर की चर्चा। अब हम करते हैं शून्य वेक्टर। अगला है आपके सामने शून्य वेक्टर, जिसे जीरो वेक्टर भी कहते हैं। जैसा कि शब्द में इसमें ज्यादा से ज्यादा शब्दों में ही आपको अर्थ मिल जाएंगे। शून्य वेक्टर का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो, उसे शून्य वेक्टर कहते हैं। शून्य वेक्टर कहते हैं, यानी ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य वेक्टर कहते हैं। इसे हम जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो जीरो वेक्टर से इसे प्रदर्शित करते हैं। शून्य वेक्टर इसका नाम है, परिभाषा आपके सामने लिखा गया है। हाँ, इसके उदाहरण पे ध्यान देना पड़ेगा कौन कौन से शून्य वेक्टर होंगे। जैसे आप देखिए विस्थापन, आप देखे होंगे कि कोई वस्तु घूमते हुए अगर वहीं पर वापस आ जाती है उसी स्थान पर, तो विस्थापन जो होता है वो शून्य होता है। और चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है और सदिश राशि है, इसके ऊपर तीर लगाएंगे और विस्थापन एक ही स्थान पे आने पे जब जीरो हो जाता है तो ये शून्य वेक्टर के अंतर्गत आ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि विस्थापन एक शून्य वेक्टर हो सकता है। दूसरा उदाहरण इसका लेते हैं कि यदि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर में से घटा दें, जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए में से वेक्टर ए हटा दें तो हमारे पास बचेगा क्या? केवल जीरो वेक्टर बचेगा। ये दूसरा उदाहरण इसका हो सकता है। तीसरा इसका उदाहरण हो सकता है कि अगर हमारे पास वेक्टर ए है और अगर उसमें हम जीरो से गुणा कर दें तो ये भी एक जीरो वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से शून्य वेक्टर के हमने आपको 3 उदाहरण बताए। अब हम चलते हैं सदिश राशियों को कैसे जोड़ा जाता है उसकी चर्चा आपके सामने करेंगे। सदिश राशियों का योग, सदिश राशियों का योग। तो सदिश राशियों को जोड़ना, इसका मतलब होता है सदिश राशियों को जोड़ना। तो सदिश राशियों को जोड़ने के कई प्रकार हैं, लेकिन हम पहले भी आपको एक ही प्रकार बताएंगे। तो पहला इसकी विधि है जोड़ने का त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि, इस विधि में करते क्या है हम कि हमारे सामने 2 वेक्टर दे दिए जाते हैं, केवल 2 वेक्टर आपको मिलते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी। कह दिया जाएगा कि इन्हें जोड़िए, इन दोनों वेक्टरों को जोड़िए। कैसे जोड़ा जाएगा? त्रिभुज विधि से। तो इसमें करते क्या है कि पहले हम एक मूल बिंदु O चुनते हैं। अब मूल बिंदु O चुन करके पहले वेक्टर को ज्यों पाते हैं हम ऐसे खींच लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला वेक्टर ए। इसके 2 भाग होंगे वेक्टर के, पिछला भाग इसका पुच्छ कहलाता है और सामने जो नोक होता है ये शीर्ष कहलाता है। अब दूसरे वेक्टर में भी दिशा होगा क्योंकि उसमें भी पुच्छ और शीर्ष होगा। तो करते क्या है, दूसरे वेक्टर के पुच्छ को पहले वेक्टर के शीर्ष, देखिए पहला वेक्टर है इसका शीर्ष यहाँ पर है, तो दूसरे वेक्टर के पुच्छ को पहले वेक्टर के शीर्ष से जोड़ देते हैं। ये हो गया मेरा बी वेक्टर। अब आप मैथ में भी नियम जानते होंगे कि अगर 2 राशियों को जोड़ा जाता है उसका जो रिजल्ट आता है वो भी एक गिनती आती है। एक गिनती तो ये भी गिनती, यानी 2 गिनती 3 तो 5 भी एक गिनती है। तो ए सदिश है, बी सदिश है, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? सदिश आएगा। और जब सदिश आएगा तो उसमें भी दिशा होगी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम जोड़ेंगे इसका जो परिणाम आएगा, जिसको परिणामी बोलते हैं रिजल्ट, उसको भी हम तीर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे वेक्टर आर से। इसकी दिशा क्या होगी? ध्यान समझेंगे। परिणामी की जो दिशा होगी वो अंतिम वेक्टर के शीर्ष से ज्वाइंट होगा और इसका जो पुच्छ होगा वो पहले वेक्टर के पुच्छ से ज्वाइंट होगा। तो इस प्रकार से हमें वेक्टर आर बराबर मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर हमें परिणामी की दिशा निकालना है पहले वेक्टर को दूसरे साथ, तो पहले वेक्टर को हम ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं, दूसरे वेक्टर के साथ ये जितना कोण बनाता है ये इसकी दिशा हो जाती है।
तो आज तक हमें वीडियो यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले योग की चर्चा करेंगे, वेक्टर कैसे जोड़ा जाता है। धन्यवाद।